बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 अध्याय 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया के प्रश्नोत्तर। आज हम इस अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है कि साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वो बिल्कुल ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं और वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने पर उनमें जरा भी अभिमान या घमंड का नामो निशान तक नहीं है और आम लोगों की भांति वे लोकल ट्रेनों में भी सफ़र करने में कतराते नहीं हैं, शर्म महसूस नहीं करते हैं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उन्हें जो है अपनी माँ से उनको बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे थे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनुक मिजाज समझे, लेकिन वे बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं, हमने अच्छे से अध्याय पढ़ा है कि वो ज़मीन से बिल्कुल गरीब परिवार से थे और उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, तब जाकर के वे हॉकी के इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी बने, उनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो देखते हैं कि धनराज पिल्ले का जो बचपन है वह काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा था। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है, वो बहुत गरीब थे, हमने अच्छे से पढ़ा था अध्याय में। और धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे और शुरुआत के दिनों में तो वो उधार मांग करके हॉकी स्टिक को अपने मित्रों से उधार मांग करके उससे खेला करते थे, काम चलाया करते थे। लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद इन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में भी स्थान मिल गया। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में कि 1990 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। उसके बाद वे लगातार संघर्ष की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आगे तीसरा प्रश्न है बच्चों, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? बच्चों, उनकी माँ ने उनको सीख दी थी कि चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन विनम्रता मत छोड़ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा, धनराज पिल्ले का कहना था कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, कितनी भी सफलता की सीढ़ियां क्यों न चढ़ जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया था। आगे का जो प्रश्न है बच्चों, साक्षात्कार से आगे, ठीक है ना। इस साक्षात्कार से आगे क्या प्रश्न बन सकते हैं? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से जादूगर अपने दाव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब दिखा जाता है, उसी तरह से ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर है। हमें पता भी नहीं लगता कि जो बॉल है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, हॉकी वाली बॉल। तो वह इस तरह से नजरें चुरा करके उस बॉल को अपने दांव पेचों से लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता, इसीलिए ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारतीय का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो हॉकी का जो राष्ट्र खेल है वह काफ़ी पहले ज़माने से काफ़ी पुराने टाइम से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं के समय से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश के प्रत्येक कोने में, या देश हो या विदेश हो, हर एक कोने में बनी हुई है इसकी रुचि जो है।
इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे और यह खेल जो है वह वर्षों से लगातार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधनों में खेला जाने वाला खेल है, मतलब इस खेल के लिए ज़्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। इसीलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें, अपनी रुचि के किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। मतलब बच्चों कहा गया है कि आपको अपनी पसंद के, अपनी रुचि के अनुसार किसी व्यक्ति को चुनना है और उसका साक्षात्कार लेना है। आपको उसके लिए कुछ प्रश्नों का निर्माण करना है। मान लो आप अपने प्रधानाचार्य के भी साक्षात्कार ले सकते हैं, या आपको जो भी व्यक्ति पसंद हो, जो काफ़ी प्रसिद्ध हो, उसका साक्षात्कार ले सकते हैं। तो ये आपको करना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अनुमान और कल्पना पर आधारित है। यह प्रश्न है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभवों और बड़ों से बातचीत के आधार पर बताइए। तो बच्चों धनराज पिल्ले ने कहा है कि जो शोहरत है, ठीक है, वह पैसा भी लेकर के आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनका यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में ही सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मसलन जैसे प्रेमचंद, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण हम ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजरा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? और गह है, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो बच्चों जो यह प्रश्न है, इसमें क का आंसर है कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल। तो इसका उत्तर होगा कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है, क्योंकि हमें दूसरों के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफ़ी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना या छोटा बनना, ठीक है। तो माफ़ी मांगना मुश्किल होता है, ठीक है। ख है कि क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं गलती मानने को तैयार नहीं होते, वे गलतियां करते हैं और साथ ही साथ अकड़ भी दिखाते हैं। और गए का आंसर होगा बच्चों कि माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना। तो इसका आंसर होगा कि माफ़ी मांगना आसान है, जबकि माफ़ करना उससे ज़्यादा कठिन कार्य है। माफ़ी मांगना इसलिए आसान है क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए एक बार झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, जबकि कभी कभी माफ़ करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ़ कर पाना काफ़ी कठिन कार्य है। कभी कभी माफ़ करने वाला कई बार बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता है। तो आगे चलते हैं बच्चों भाषा की बात पर। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, तो केवल एक प्रत्यय लगने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो इसमें जो प्रेरणा है, ठीक है, तो लेखक इसमें क्या कहा गया प्रश्न में कि प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, ये जो शब्द हैं इनके अंतर को समझाने के लिए हमें क्या करना है, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो प्रेरणा जो होती है उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि हमें महान पुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरक है कि महान पुरुषों का जीवन सदैव जन जन के प्रेरक रहे हैं, मतलब कि प्रेरणा देने वाले रहे हैं। और प्रेरित का वाक्य में प्रयोग होगा कि गुरुजी ने हमें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इस तरह से हमने वाक्यों में प्रयोग करके इसके अंतर को समझा। फिर आगे देखिए बच्चों, संभव, संभावित, संभवतः है। संभव का वाक्य में प्रयोग होगा कि आज जो है मेरे चाचा जी का यहाँ पे आना संभव है, ठीक है। संभावित का होगा अपनी संभावित जयपुर यात्रा के लिए मुझे तैयारियां करनी होगी। संभवतः का होगा
कि संभवतः आज वर्षा होगी। ठीक है, आगे उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक, इनका वाक्य में प्रयोग होगा कि उत्साह का अर्थ है उत्साह मतलब उमंग से भर जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि खेल के मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह देखते बनता है। और उत्साहित का होगा कि मैं दिवाली के त्योहार को देखकर काफ़ी उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक का होगा कि खेल के मैदान में प्रधानमंत्री जी का या फिर राष्ट्रपति जी का संदेश खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक था। ठीक है।